हेलो फ्रेंड्स, मैं अभय प्रताप सिंह समृद्धि आइस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में आज हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अपने एक टॉपिक को कवर करेंगे। इसके अंतर्गत हम देखेंगे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होता है या फिर आईपीआर बौद्धिक संपदा अधिकार, जिसे हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स कहते हैं, इस किस चीज़ से संबंधित होता है। इसमें पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क या फिर जीआई यानी कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का क्या महत्व है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने लेक्चर को। अभी हाल ही में देखेंगे आप, आईपीआर न्यूज़ में था। ये न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि जो हमारा केंद्रीय मंत्रिमंडल है उसके द्वारा विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम विपो बोलते हैं, विपो के अंतर्गत आपके 3 समझौते आते हैं। बेसिकली इसके अंदर 4 हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट ने इन्हें परमिशन दी है उसे भी केवल 3 को ही इन्हें भारत के प्रवेश में को लेकर इसमें स्वीकृति दी गई है। ये 3 कौन से हैं आपके? पहला आपका है नाइस, दूसरा है आपका वियना और तीसरा है लोकार्नो समझौते। अब इन तीनों समझौतों में विपो के अंतर्गत जो ये तीनों समझौते आते हैं, इसमें भारत के प्रवेश को लेकर जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है उसने परमिशन दे दी है। ये क्या है? ये इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन सिस्टम है। ठीक, इसे हम आगे समझेंगे। तो ये जो विपो है आपका, जिसे हम बोलते हैं वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इसके अंतर्गत आपके 4 समझौते आते हैं, जिसमें से 3 को केवल 3 में केवल भारत के प्रवेश को अभी मंजूरी मिली है। 3 कौन से हैं आपके? पहला आपका है द नाइस एग्रीमेंट। आपका जो ये नाइस एग्रीमेंट है ये 1957 में प्रभावी हुआ था। इसके अंतर्गत व्यापार चिन्ह, यानी कि व्यापार चिन्ह से मतलब क्या होता है? ट्रेडमार्क। ठीक, ट्रेडमार्क और सेवा चिन्ह यानी सर्विस मार्क, इन दोनों को क्लासिफिकेशन किया गया है। इन दोनों का क्लासिफिकेशन किया गया है। ये किससे संबंधित होते हैं? ये होते हैं वस्तुओं तथा सेवाओं का। जो आपके गुड्स एंड सर्विसेज होती हैं उनका जो क्लासिफिकेशन किया जाता है ट्रेडमार्क और सर्विस मार्क में, उसको किसके अंतर्गत रखा जाता है? उसे रखा जाता है द नाइस एग्रीमेंट 1957 के द्वारा इसे किया जाता है। फिर जो दूसरा एग्रीमेंट है वो है आपका द लोकार्नो एग्रीमेंट 1968। आपका जो लोकार्नो एग्रीमेंट है ना, ये किसके लिए है? ये है आपका औद्योगिक डिजाइन और इंडस्ट्रियल जो डिजाइंस होते हैं उनसे संबंधित आपका उसका जो वर्गीकरण होता है, इंडस्ट्रियल डिजाइंस का जो वर्गीकरण होता है, उसके वर्गीकरण के लिए आपका कौन सा एग्रीमेंट है? ये आपका द लोकार्नो एग्रीमेंट 1968। तो दो आपका एग्रीमेंट होगा, एक तो आपका नाइस एग्रीमेंट 1957 वाला और फिर आपका हो गया द लोकार्नो एग्रीमेंट 1968 वाला। इन दोनों एग्रीमेंटों में उसके बाद आपका तीसरा एग्रीमेंट आता है, कौन सा? वो है आपका द वियना एग्रीमेंट। आपका जो वियना कन्वेंशन है वो है आपका एटमॉस्फेयर, जो आपका पर्यावरण से उससे रिलेटेड। लेकिन जो द वियना एग्रीमेंट है आपका, ये हुआ था आपका 1973 में। ये किससे संबंधित है? ये जो वियना कन्वेंशन, वियना जो आपका एग्रीमेंट है, ये अलंकारिक तत्वों से संबंधित है। अलंकारिक तत्व कौन से होते हैं, इन्हें हम आगे जाके समझने वाले हैं। ठीक ना? तो ये जो आपका वियना कन्वेंशन है, इसके अंतर्गत आपके जो फिगुरेटिव एलिमेंट्स होते हैं उनका यहाँ पर क्लासिफिकेशन किया गया है। ठीक, तो ये तीनों एग्रीमेंटों में जो भारत का प्रवेश है, केंद्र सरकार ने ऐसी मंजूरी दे दी है। इसी के अंतर्गत एक इसमें क्लासिफिकेशन और आता है, जिसे हम बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट वर्गीकरण, जिसे क्या है? ये द इंटरनेशनल पेटेंट क्लासिफिकेशन 1971 ये आता है आपका। इसे भी हम आपका जो बेपो है उसी के अंतर्गत रखते हैं। ये चारों को मिलाकर, जो ये चारों एग्रीमेंट है, इन्हें मिलाकर हम बोलते हैं बेपो एग्रीमेंट। यही हमारे मौलिक अधिकार या फिर जो बौद्धिक संपदा है उससे संबंधित होते हैं। ठीक ना? इसमें जो आप देखेंगे, इसे क्लासीफाइड पेटेंट्स के तौर पर जाना जाता है। जैसे कि जो पेटेंट होते हैं, जैसे आप किसी भी चीज़ का पेटेंट करवाते हैं और उनका उपयोगिता प्रतिमानों का वर्गीकरण करते हैं, इस चीज़ को किसके अंतर्गत रखा जाता है? पेटेंट जो आपका है उसे रखा जाता है द इंटरनेशनल पेटेंट क्लासिफिकेशन 1971 के अंतर्गत। ये जो एग्रीमेंट है इसे स्ट्रॉटबर्ग समझौते द्वारा स्थापित किया गया था। स्ट्रसबर्ग जो आपका एग्रीमेंट था उसके अंतर्गत ये वाले एग्रीमेंट को आपका रखा गया था। तो ये चारों एग्रीमेंट थे विपो के अंतर्गत आते हैं। इनमें से पहले जो 3 हैं उनमें गवर्नमेंट ने भारत के प्रवेश को मंजूरी दे दी है। अब हम बात करेंगे बौद्धिक संपदा अधिकार क्या होता है। जो आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है ये किस संबंधित है? जैसे कि आपने कई बार सुना होगा कि आईपीआर से संबंधित क्या होता है? जैसे कि बौद्धिक सृजन, बौद्धिक मतलब जो आपकी इंटेलेक्चुअल, जो आपकी माइंड है ना, वो किसी चीज़ का सृजन करता है, चाहे वो एक नया इनोवेशन हो। ठीक, आपने किसी चीज़ को इन्वेंट किया हो, या फिर साहित्यिक हो, कोई रचना हो, आपकी किसी बुक को आपने लिखा हो, या फिर आपका कोई कलात्मक कार्य हो, किसी चीज़ को आपने अपने ढंग से, आर्टिस्ट वर्क हो आपका, या फिर कोई डिज़ाइन हो, या फिर सिम्बल्स हो, या फिर नेम हो। ठीक,
अब इन्वेंशन क्या होते हैं, जैसे कि आप किसी चीज़ को इन्वेंट करते हैं, किसी दवाई को आपने इन्वेंट किया या फिर किसी और ऐसी मशीनरी को इन्वेंट किया जिसमें आपका काफ़ी पैसा लगा है, या फिर आपने कोई साहित्य के क्षेत्र में आपने कोई पुस्तक का रचना की, ठीक है, या फिर आपने किसी चीज़ को डिजाइन किया, या फिर किसी सिंबल को आपने बनाया, ठीक, मान लीजिए कि आपने इस सिंबल को बनाया। अब ये सिंबल आपने बनाया, ठीक, इस पर आपने अपना दिमाग लगाया। अब इस सिंबल का केवल आप अपने प्रोडक्ट के लिए यूज़ किए और कोई यूज़ ना करे, तो उसके लिए आप इसको अपने पास पेटेंट करवा सकते हैं, या फिर इसके आप और भी चीज़ें से अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं, जिसका यूज़ और कोई व्यक्ति नहीं करेगा जब तक उसका पेटेंट आपके पास है तब तक। तो इसके लिए ये सब को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंतर्गत इन सब चीज़ों को सुरक्षित रखा गया है। फिर इसके बाद एक चीज़ इसमें आती है कि जो आईपी प्रणाली है उसका उद्देश्य क्या है। उसका उद्देश्य है नव प्रवर्तकों यानी कि इनोवेटर्स, जो न्यूली इनोवेटर्स हैं उन्हें, और व्यापक सार्वजनिक हितों, वाइडर पब्लिक इंटरेस्ट। अब आप देखिए किसी चीज़ का जब आप इन्वेंट करते हैं ना, वो किसके लिए करते हैं, आप करते हैं उसको पब्लिक यूज़ करे उसका, ठीक है ना, पब्लिक के हित के लिए आप यूज़ करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा समय समय पर कई तरह के नोबेल प्राइज़ दिए जाते हैं, उसमें आप मेडिकल के क्षेत्र में देखेंगे। तो मेडिकल के क्षेत्र में जब आपको नोबेल प्राइज़ दिया जाता है उसमें क्या होता है, उसमें आप एक चीज़ देखेंगे कि जब भी नोबेल प्राइज़ दिया जाता है मेडिकल में, तो ऐसे किसी दवाई को या फिर ऐसे किसी इनोवेशन के लिए दिया जाता है जो पब्लिक हित में हो। लेकिन जिस व्यक्ति ने या जिस कंपनी ने उस चीज़ को इन्वेंट किया है, उसने उसमें कई सारा पैसा इन्वेस्ट किया हुआ, तो वो अपने हितों को सुरक्षित रखने के लिए, अपना जो उसने इन्वेस्ट किया है उस चीज़ को अर्न करने के लिए, वापस अपने पास रिटर्न लाने के लिए इनोवेट, तो वो क्या करेगा, उस चीज़ को कॉपीराइट या फिर पेटेंट करवा लेगा। जब तक उसकी वो वैल्यू खत्म, वो बिल्कुल इक्वल नहीं हो जाएगी या उसे प्रॉफिट नहीं हो जाएगा जो गवर्नमेंट डिसाइड करती है, तब तक उस चीज़ का प्रोडक्शन केवल वो व्यक्ति करता है। उसके बाद उसका प्रोडक्शन आम कर दिया जाता है। जैसे ही उसकी जो वैल्यू लगी होती है उसका वो प्रॉफिट ले लेता है, फिर वो आम कर दी जाती है, फिर उसके रेट भी कम हो जाते हैं, ठीक। अब इसलिए किया जाता है क्योंकि देखिए, अगर जो कंपनी या फिर जो व्यक्ति किसी चीज़ में इतना इन्वेस्ट कर रहा है या फिर इतना अपना टाइम कर दे रहा है, उसकी अगर उसी लौट के कोई रिटर्न ना मिले ना, तो कोई भी व्यक्ति नया इनोवेशन करेगा ही नहीं, क्योंकि उसको कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि वो अपना पैसा लगाएगा और यूज सब लोग करेंगे, सस्ते में करेंगे, तो उसे जब कोई फायदा नहीं होगा तो वो इनोवेट क्यों करेगा। हर कोई काम किस लिए करता है, पैसा कमाने के लिए, ठीक। तो इसीलिए यहाँ पर आपके कई तरह के यहाँ पर जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, ये सब होते हैं ना, इसीलिए इनका विकास किया जाता है। तो उसी के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि इनोवेटर्स जो हैं, जो नव प्रवर्तकों हैं, और जो सार्वजनिक हित में उसका व्यापक उपयोग करने वाले हैं, वो उनके बीच में एक संतुलन स्थापित हो सके, इसके लिए आईपीआर प्रणाली को एक तरह से उद्देश्य के रूप में प्रस्तुत किया गया है। फिर इसके बाद अंतर्गत तीसरा पॉइंट आता है, वो क्या है, इसमें कहा गया है आईपीआर ऐसे अधिकार हैं। आईपीआर क्या है, आईपीआर ऐसे अधिकार हैं, आईपीआर आर द राइट्स विच अलाउ क्रिएटर्स ऑफ पेटेंट। आईपीआर ऐसे अधिकार हैं जो व्यक्ति को उनके बौद्धिक सृजन, जो व्यक्ति ने किसी चीज़ को इन्वेंट किया है, तो जैसे उसके पेटेंट, ट्रेडमार्क या कॉपीराइट के माध्यम से अपने स्वयं के कार्य अथवा निवेश के लिए लाभ उठाने की अनुमति प्रदान करता है, जो अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया था। आईपीआर आर द राइट्स विच अलाउ क्रिएटर्स ऑफ पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स ऑफ और कॉपीराइट वर्क टू बेनिफिट देम फॉर देयर ओन वर्क ऑफ इन्वेस्टमेंट। जो उसने इन्वेस्ट किया है उस चीज़ को वो अर्जित कर सके, दोबारा फिर अपने पास ला सके, उससे फ़ायदा कमा सके। जब उसका फ़ायदा पूरा हो जाता है तो उसे आम कर दिया जाता है, ठीक ना। इस चीज़ को, जो उसका फ़ायदा है, इसे कहाँ रखा गया, इसे जो मानवाधिकारों का की जो सार्वभौमिक घोषणा है उसके अनुच्छेद 27 के अंतर्गत इसे रखा गया है। क्योंकि अगर कोई किसी चीज़ का इन्वेंट करेगा, फिर आप बोलेंगे कि ये मानवाधिकार के हित में है, तो इसे पब्लिक आम कर दिया जाए, तो उस व्यक्ति को उसका लाभ नहीं मिलेगा, तो फिर वो इन्वेंट करना बंद कर देगा। इसलिए यहाँ पर किसे रखा, कहाँ रखा गया, इसे रखा गया है जो आपका आर्टिकल 27 ऑफ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है, वहाँ पर इसे रखा गया है। फिर इसके बाद आता है क्या, इसके बाद आता है आईपीआर के महत्व को पहली बार, जो आईपीआर का आपका इसकी जो इंपॉर्टेंस है, आईपीआर की जो इंपॉर्टेंस है, इसे पहली बार कब रिकॉग्नाइज किया गया, इसे पहली बार रिकॉग्नाइज किया गया था पेरिस कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी 1883, औद्योगिक संपत्ति की सुरक्षा हेतु पेरिस कन्वेंशन। इसके अंतर्गत इसकी पहली बार इसकी जो महत्वता, इंपॉर्टेंस है, उसको समझा गया। फिर उसके बाद एक और आया था 3 साल बाद, इसमें क्या था, इसमें था साहित्यिक और कलात्मक कार्यों के संरक्षण के लिए बर्न कन्वेंशन, ये वाला बर्न कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ लिटरेरी एंड आर्टिस्ट वर्क्स 1986, ठीक ना। इनका क्या किया गया, इन दोनों को जो मान्यता प्रदान की गई, ये दोनों WIPO जो आपका है ना, जो हमने पहले बात की थी कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा प्रशासित
किए जाते हैं इन दोनों। कौन कौन सा? एक तो आपका ये जो पेरिस कन्वेंशन था 1883 वाला, और फिर बर्न कन्वेंशन था जो 1886 वाला। इन दोनों को इसके अंदर संरक्षण किया गया है, ठीक ना। अब हम बात करेंगे पेटेंट। पेटेंट क्या होता है? इसके बाद एक यहाँ पर फैक्ट और है जो इंडिया से रिलेटेड है। जब भी आप एग्जाम में देखेंगे, जैसे यूपीएससी एग्जाम है, उसमें जब भी आप देखेंगे ना, तो यहाँ पर आपको 4 पॉइंट दिखते हैं, उसमें से एक पॉइंट आपको जरूर दिखाई देगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि भारत में आईपी संबंधित जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उससे संबंधित जो कार्य किए गए हैं पिछले 15 वर्ष में, इसमें काफ़ी बढ़ोतरी देखी गई है, काफ़ी वृद्धि देखी गई है। इसमें आप देखेंगे जो पेटेंट से रिलेटेड जो यहाँ पर नंबर है वो 9 टाइम्स इंक्रीज हो गया है, ठीक ना। 9 गुना वृद्धि हुई है उसमें, 15 साल में 9 गुना उसमें वृद्धि की गई है। जब से यहाँ पर जागरूकता आई है उसके बाद यहाँ पे काफ़ी अच्छे कार्य किए गए हैं। अब हम समझेंगे कुछ पेटेंट के बारे में। पेटेंट क्या होते हैं? सॉरी, कुछ जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या होती हैं। जैसे कि उसमें आईपीआर के जो प्रकार है, उसमें सबसे पहला प्रकार कौन सा है? उसमें सबसे पहला प्रकार है आपका पेटेंट। जो पेटेंट है ये क्या है? पेटेंट जो दिया जाता है, पेटेंट एक सिंबल है। पेटेंट उन लोगों को दिया जाता है ये, या फिर ऐसे आविष्कारक को दिया जाता है जो नया उत्पाद, ठीक ना, न्यू प्रोडक्ट और प्रोसेस, नया उत्पाद अथवा प्रतिक्रिया, किसी व्यक्ति ने किसी नए प्रोडक्ट को बनाया हो या फिर कोई नई प्रोसेस, नई प्रतिक्रिया को उसने ईजाद किया हो, ठीक ना, वह आविष्कार नवीनता और गैर प्रत्यक्षता और औद्योगिक उपयोग के मानदंडों को पूरा करता है। जैसे किसी व्यक्ति ने किसी न्यू प्रोडक्ट को बनाया, ठीक ना, या फिर किसी प्रोसेस को उसने इन्वेंट किया जो औद्योगिक उपयोग के लिए मानदंडों को पूरा करता है। इसके लिए क्या किया जाता है? पेटेंट करवाया जाता है। जैसे किसी व्यक्ति ने कोई नया प्रोडक्ट बनाया, अब उस प्रोडक्ट को केवल वो ही यूज़ करेगा, कोई व्यक्ति और यूज़ नहीं कर सकता, तो इसके लिए पेटेंट बुक अपना पेटेंट लेता है गवर्नमेंट से। जो पेटेंट लेता है वो किसके थ्रू लेता है? गवर्नमेंट के। ये पेटेंट लिया जाता है आपका भारत में पेटेंट जो दिया जाता है ना, वो पेटेंट अधिनियम 1970, द पेटेंट एक्ट 1970 के द्वारा शामिल किया गया था। इसे ट्रिप्स के अनुपालन हेतु 2005 में संशोधित किया गया है, ठीक। इसके अंतर्गत यहाँ पे पेटेंट दिया जाता है। कौन सा? द पेटेंट एक्ट 1970 के द्वारा। फिर अगला जो आता है वो है ट्रेडमार्क। जैसे कि आपने कई सारे प्रोडक्ट्स पर ऐसा सिंबल देखा हुआ, ये जो सिंबल है ना, ये आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड बताता है कि हाँ कोई प्रोडक्ट आपका ट्रेडमार्क के अंतर्गत आता है। अब ट्रेडमार्क किसके लिए दिया है? ट्रेडमार्क आपका दिया जाता है ग्राफिक रूप। ग्राफिक रूप से मतलब कि रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली विच इज कैपेबल ऑफ डिस्टिंग्विशिंग द गुड्स एंड और सर्विसेज। यानी कि जो आपका ग्राफिक के रूप में प्रतिनिधित्व के सक्षम एक चिन्ह है, ये ऐसा एक सिंबल है, यह किसी उपक्रम की वस्तुओं अथवा सेवाओं को अन्य उपक्रमों से अलग प्रदर्शित करने के लिए सक्षम होता है। जो ट्रेडमार्क या फिर जो होता है नाम का सिंबल ये वाला, ये आपके वस्तु को अन्य वस्तुओं से अलग रिप्रेजेंट करता है। ये जो ट्रेडमार्क है ना, ये गुड एंड सर्विसेज के लिए दिया जाता है। अब ये जो ट्रेडमार्क है इंडिया में, ये किस एक्ट के द्वारा दिया जाता है? ये दिया जाता है ट्रेडमार्क्स इन इंडिया आर गवर्नड बाय ट्रेडमार्क्स एक्ट 1999 विच वाज अमेंडेड इन 2010, ठीक ना। ट्रेडमार्क जो एक्ट आया था वो आया था 1999 में आया था, और उसे जो संशोधित किया गया ये 2010 में किया गया था। ट्रेडमार्क नियमावली जो आपके जो ट्रेडमार्क रूल है आपके यहाँ पर 2017 वाले, इसमें क्या किया गया को अधिसूचित किया गया जो ट्रेडमार्क की फाइलिंग को सुगम बनाने, ट्रेडमार्क शुल्क को तर्कसंगत बनाने वाली का आदि का प्रावधान करता है, ठीक, या फिर करती है, ठीक ना। यहाँ पर ये ट्रेडमार्क संबंधित हमें बात की गई है। तो ट्रेडमार्क किस एक्ट के द्वारा दिया जाता है इंडिया में? वो ट्रेडमार्क एक्ट 1999 जिसे संशोधित किया गया था 2010 में। और इसकी जो उसको रूल बुक है ना, ट्रेडमार्क रूल बुक 2017, इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया कि ट्रेडमार्क की फाइलिंग को सुगम बनाना, ट्रेडमार्क की जो प्रोसेस है उसे और ईजी बनाना, तथा इसका जो शुल्क है, इसकी जो फी है उसे एक तरह से तर्कसंगत और वैलिड बनाना। ये था हमारा ट्रेडमार्क। अब इसके बाद आते हैं हमारे अगली चीज़, वो क्या है? वो है हमारा जीआई टैग। आपने आए दिन न्यूज़ में जीआई टैग के बारे में सुना हुआ है, जो कि जोग्राफिकल इंडिकेशन होता है। ये क्या होता है? जैसे कि आपने देखा होगा किसी क्षेत्र की कई चीज़ें फेमस होती हैं, जैसे कि आपने राजस्थान में दाल बाटी के बारे में सुना होगा, ठीक, और फिर आपने मुरैना की गजक देखी होगी, या फिर झाबुआ में आपने कड़कनाथ मुर्गा के बारे में सुना होगा, उड़ीसा का आपने रसगुल्ला, या फिर पश्चिम बंगाल का रसगुल्ला सुना होगा। ये जो, और जैसे कि फिर आपने सुना होगा जी आप जम्मू कश्मीर में जो शॉल होती है पश्मीना शॉल, इसके बारे फेमस है, ये भी ट्रेडमार्क के अंदर आता था। जो जिस क्षेत्र की फेमस चीज़ होती है, जिस
की आइडेंटिटी उस क्षेत्र से होती है, उस चीज़ को ट्रेडमार्क दिया जाता है, सॉरी वो जो उस चीज़ को जोग्राफिकल इंडिकेशन दिया जाता है, जीआई टैग दे दिया जाता है। कहीं कहीं की मिर्च मिर्च फेमस होती है, आपने देखा होगा, तो वहाँ की मिर्च को जीआई टैग दे दिया जाता है। ये किस लिए दिया जाता है? इससे उस क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति कि वो कहाँ से आता है या फिर किस चीज़ की उसकी क्या क्वालिटी है, उस चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए जीआई टैग दे दिए जाते हैं, ठीक ना। अब इसमें हम समझेंगे आगे, जो जीआई टैग है आपका, उसको यह देश के किसी विशेष क्षेत्र में उत्पन्न या फिर निर्मित किसी कृषि उत्पाद या फिर किसी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए अथवा विनिर्मित वस्तुओं के लिए उपयोग किया जाने वाला एक संकेतक है, ठीक ना। किसी उत्पाद के मूल स्थान को दर्शाता है। जो प्रोडक्ट जिस स्थान से आता है ना, उस स्थान को ये रिप्रेजेंट करता है। यहाँ उत्पाद की एक विशिष्ट गुणवत्ता, विशेषता या प्रतिष्ठा अनिवार्य रूप से उस मूल स्थान के कारण होती है। अब आपका जो जोग्राफिकल इंडिकेशन है, ये किस अधिनियम के अंतर्गत आता है? ये आता है आपका वस्तुओं के भौगोलिक संकेत अधिनियम 1999, यानी कि दी जोग्राफिकल इंडिकेटर्स ऑफ गुड्स एक्ट रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999, ये इसके अंतर्गत इसे दिया जाता है। फिर आता है कॉपीराइट। कॉपीराइट को भी आपने आए दिन सुना होगा, जैसे कि कोई मूवी बनती है या फिर कोई गाना आता है तो उस पर किसी सिंगर के द्वारा गाया जाता है, उसी को कोई दूसरा व्यक्ति कॉपी कर लेता है, उस पर कॉपीराइट इशू आ जाता है। या फिर कोई ऐसी बुक पब्लिश होती है जो काफ़ी ऑथेंटिक होती है, उस बुक पर कॉपीराइट मार्क लगा रहता है कि आप उसको कॉपीराइट नहीं कर सकते, उसकी डिटो कॉपी नहीं बना सकते। तो ये जो कॉपीराइट है ये किसके क्षेत्र में दिया जाता है? ये आपका सबसे पहले दिया जाता है साहित्यिक, लिटरेरी, फिर नाटकीय, ड्रामेटिक, संगीतात्मक, म्यूजिकल, आर्टिस्ट वर्क, कलात्मक कृतियों और सिनेमेटोग्राफिक, फिल्म्स एंड साउंड रिकॉर्डिंग, इन सब के लिए आपका जो कॉपीराइट है वो से यूज़ किया जाता है। अब ये जो कॉपीराइट है ना, इसमें क्या किया जाता है, इसमें जो निर्माता है जिसने उस चीज़ व्यक्ति को इन्वेंट किया, इस चीज़ को उसने बनाने में मेहनत की है, उसके अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए कॉपीराइट दिया जाता है। अब जो भारत में जो कॉपीराइट दिया जाता है ना, इस किस अधिनियम के द्वारा दिया जाता है? भारत में कॉपीराइट दिया जाता है आपका द कॉपीराइट एक्ट 1957 के द्वारा। कॉपीराइट्स इन इंडिया आर गवर्न्ड बाय द कॉपीराइट एक्ट 1957 के द्वारा। फिर आता है डिज़ाइन। डिज़ाइन से क्या मतलब है? यह जो ये सॉरी हाँ, इसका आता है वो डिजाइन। इसमें क्या है? यह औद्योगिक डिजाइन में एक आकार का निर्माण, पैटर्न या रंग का विन्यास या संयोजन, जैसे कि आप किसी इंडस्ट्रीज प्रोडक्ट में किसी कलर को यूज़ करते हैं, किसी प्रोसेस को यूज़ करते हैं, जो आपका पैटर्न है उसे बनाने का, उसे भी यूज़ करते हैं, तो उसे जो संरक्षित किया गया है, जो आपके कलर है उन्हें संरक्षित किया गया है, वो किस प्रोडक्ट के अंतर्गत किया गया है? उसे किया गया है आपका द डिज़ाइन एक्ट 2000 के द्वारा। इसे गवर्न किया जाता है किसके द्वारा? द डिज़ाइन एक्ट 2000 के द्वारा। फिर इसके बाद आता है आपका पादप किस्मों का संरक्षण। पादप किस्म जो प्लांट की वेराइटीज़ होती हैं, जो पौधों की जो किस्म होती हैं, उन्हें भी संरक्षण दिया जाता है। उन्हें किसके द्वारा, उन्हें क्यों संरक्षण दिया जाता है, इसके बारे में हम यहाँ पर जानकारी लेंगे। यह पौधों की किस्मों के प्रति प्रदत्त सुरक्षा को संदर्भित करता है। ये अधिकार पौधों की नई किस्मों को, जब कोई पौधों की नई किस्म विकसित की जाती है कि या फिर उसका जब विकास होता है तो उसको प्रोत्साहन करने के लिए, या फिर पौधों की नई किस्मों को प्रोत्साहित जो का विकास हो सके उसको प्रोत्साहन देने हेतु कृषकों और पादप प्रजननों को प्रदान किया जाता है, ठीक ना। इट रेफर्स टू द प्रोटेक्शन ग्रांटेड टू प्लांट वेराइटीज। दीज राइट्स आर गिविंग टू द फार्मर्स एंड प्लांट ब्रीडर्स टू इनकरेज द डेवलपमेंट ऑफ न्यू वेराइटीज ऑफ प्लांट, ठीक ना। उनको उत्साहित करने के लिए कि वो नए नए किस्म के प्लांटों पौधों को उपयोग कर सकें। जैसे कि आपने देखा होगा कि कई जगह सूखा पड़ता है, तो कई ऐसे पौधों का उपयोग या फिर कई ऐसे खेती करने वाले कैसे आप देखेंगे बीजों का उपयोग किया जाता है जो कम पौधों का यूज़ करें, जो कम पानी को सोखते हो, ठीक ना, जिनके लिए कम पानी की जरूरत पड़ती हो। तो ऐसे जब बीज बनाए जाते हैं तो जो कंपनी या फिर जो व्यक्ति उनको इन्वेंट करता है, उसके अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए इसे प्लांट वेराइटी प्रोटेक्शन को विकसित किया गया था। अब ये है ना, ये इसे गवर्नमेंट किससे कैसे गवर्न करती है? तो इसे करती है द प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर्स राइट्स एक्ट 2001 के द्वारा। ये यहाँ पर हमने देखा क्या क्या, यहाँ पर देखा पेटेंट, ट्रेडमार्क, जोग्राफिकल इंडिकेशन, कॉपीराइट, डिजाइन और जो आपका प्लांट वेराइटी प्रोटेक्शन है उसके बारे में। अब हम देखेंगे जो आईपीआर सिनेरियो इंडिया में है उससे संबंधित कुछ फैक्ट। भारत में जो आपका आईपीआर परिदृश्य है, आईपीआर सिनेरियो इन इंडिया, इससे संबंधित कुछ फैक्ट यहाँ पे देखेंगे।
भारत में बौद्धिक संपदा को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर कहा गया है कि भारत में जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है इसको इनकरेज करने के लिए उद्योग संवर्धन व आंतरिक व्यापार विभाग, कौन सा डिपार्टमेंट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इन इंडिया, ठीक ना, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसीज एंड प्रमोशन, इस डिपार्टमेंट को यहाँ पर बनाया गया, ठीक ना। विभाग ने देश की अमूर्त संपत्तियों के पर्याप्त संरक्षण को सुनिश्चित करने हेतु विभिन्न कदम उठाए हैं। ये जो डिपार्टमेंट है इसके द्वारा भारत में जो आपकी इंटेलिजिबल जो एसेट्स हैं आपकी कंट्रीज़ के अंतर्गत उन्हें एडुकेटली प्रोटेक्टेड करने के लिए कौन कौन कई तरह के एक्ट कदम उठाए गए हैं, किस विभाग के द्वारा, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन के द्वारा। सबसे पहले इसमें जो कदम उठाया गया वो क्या है, वो है आपका राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति 2016, नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट पॉलिसी 2016। इसके अंतर्गत क्या, इसका क्या उद्देश्य था, इसका उद्देश्य था कि जो लोकहित हैं, लोकहित मतलब जो पब्लिक इंटरेस्ट हैं आपके यहाँ पे, उनको संरक्षण करते हुए भारत के आर्थिक वृद्धि और सामाजिक सांस्कृतिक विकास, ठीक ना, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सोशल कल्चर डेवलपमेंट के साथ में हेतु बौद्धिक संपदा की पूर्ण क्षमता को उत्प्रेरित करने के लिए एक समग्र और अनुकूलित परिवेश को बढ़ावा देना। ठीक, एक तो यहाँ पर इसका ये उद्देश्य था। दूसरा जो यहाँ पे उद्देश्य था इसका वो था आपका द रैशनल फॉर द नेशनल आईपीआर पॉलिसी। राष्ट्रीय आईपीआर नीति का औचित्य विपणन योग्य वित्तीय संपत्ति और आर्थिक उपकरण के रूप में आईपीआर के महत्व के संबंध में जागरूकता उत्पन्न करने की आवश्यकता के में निहित है। यहाँ पर इसकी जागरूकता है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है आईपीआर से रिलेटेड। फिर उसके बाद बताया गया यहाँ पे उद्योग संवर्धन व आंतरिक व्यापार विभाग यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन DIPP इज द नोडल एजेंसी। ये एक तरह से नोडल एजेंसी होगा किसका, सभी हितधारकों के परामर्श के माध्यम से आईपीआर नीति को प्रत्येक 5 वर्ष में नवीनीकृत किया जाने के लिए, कि आईपीआर के जो इशूज़ हैं और जो पॉलिसीज़ हैं उन्हें हर 5 वर्ष बाद नया एक तरह से उन्हें नवीनीकृत या फिर रिन्यूड किया जाएगा। ठीक, यहाँ पर इसके बारे में बात की गई है। फिर बात आती है यहाँ पर जो इस नीति जो हमने अभी बात की, कौन सी नीति, राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति 2016। इससे संबंधित इस नीति से में निम्नलिखित 7 उद्देश्य हैं। वो उद्देश्य कौन कौन से हैं? पहला तो आपका उद्देश्य है आईपीआर के संबंध में जागरूकता, आईपीआर अवेयरनेस की यहाँ पर बात की गई है। इसमें क्या है, इसमें कहा गया है समाज के सभी वर्गों के लिए, यानी कि पब्लिक अवेयरनेस अबाउट द इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल बेनिफिट्स ऑफ आईपीआर अमंग ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। समाज के सभी वर्गों में बौद्धिक संपदा अधिकारों के आर्थिक, सामाजिक यानी कि इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक लाभों के बारे में जागरूकता का सृजन करने के लिए। फिर बात आती है किसकी, आईपीआर का सृजन यानी कि जनरेशन ऑफ आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इसमें क्या कहा गया, इसमें क्या गया, आईपीआर में वृद्धि को प्रोत्साहन देना, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है उसकी वृद्धि में प्रोत्साहन दिया जाना। फिर इसके बाद बात आती है लीगल एंड लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क यानी कि कानून एवं विधायी ढांचा। एक तरह से आप देखेंगे प्रभावी आईपीआर कानून को अधिनियमित करना, एक टू हैव स्ट्रॉन्ग एंड इफेक्टिव आईपीआर लॉज, मजबूत और प्रभावी आईपीआर कानूनों को बनाना या फिर अधिनियमों को बनाना, ठीक, जिनके माध्यम से व्यापक जनहित और आईपीआर अधिकारों के स्वामियों के हितों के मध्य संतुलन स्थापित किया जा सके। जो आईपीआर के जो धारक हैं, जिनने उस चीज़ को इन्वेंट किया है और जो उसका यूज़ करने वाले हैं, उन दोनों के हितों को संरक्षित करने के लिए एक प्रभावी कानून को यहाँ पर बनाने की बात की गई है। फिर यहाँ पर आता है क्या, प्रशासन और प्रबंधन, एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट टू मॉडर्नाइज द स्ट्रेंथिंग ऑफ सर्विस ओरिएंटेड आईपीआर एडमिनिस्ट्रेशन, सेवा उन्मुख आईपीआर प्रशासन का आधुनिकीकरण करना और उसे सुदृढ़ बनाना। ठीक ना, यहाँ पर कई तरह के ऐसे जो देखेंगे आप लॉज हैं उनके बारे में बात की गई है। फिर आता है आईपीआर का व्यवसायीकरण यानी कि कमर्शियलाइजेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। इसमें क्या गया, व्यवसायीकरण के माध्यम से आईपीआर के मूल्य को प्राप्त करना।
जो आपने किसी चीज़ को इन्वेंट करने के लिए आईपीआर में जो आपने इन्वेस्ट किया है उसको आप कमर्शियलाइज करके उसका प्रॉफिट आप ले सकें। फिर आपका आता है यहाँ पर ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट। ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट के बारे में यहाँ बताया गया कि मानव पूंजी विकास, बौद्धिक संपदा अधिकारों में मानव संसाधन यानी कि ह्यूमन रिसोर्सेज, संस्थानों इंस्टीट्यूशंस एंड कैपेबिलिटीज फॉर टीचिंग, संस्थानों और शिक्षण प्रशिक्षण अनुसंधान ट्रेनिंग टीचिंग रिसर्च एंड स्किल बिल्डिंग इन आईपीआर। आईपीआर के क्षेत्र में आपको मानव संसाधनों और प्रशिक्षण अनुसंधान और कौशल निर्माण की क्षमताओं को सुदृढ़ बनाना तथा इसका विस्तार करना। फिर यहाँ पर कुछ सीमाओं के बारे में बात की गई है। लिमिटेशंस ऑफ आईपीआर पॉलिसी 2016। इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि जो आपके आईपीआर के जो लिमिटेशंस हैं उनके बारे में बताया गया है। इसमें कहा गया है कि यह नीति एक पूर्वापेक्षा पर आधारित है। द पॉलिसी इज बेस्ड ऑन द प्रमाइस दैट मोर आईपीआर मीन मोर इनोवेशन, यानी कि अधिक आईपीआर का अर्थ अधिक नवाचार होता है, किंतु इस अवधारणा की पुष्टि से संबंधित कोई शोध बहुत ही कम किए गए हैं। यहाँ पे कहा गया है कि अब ज़्यादा आईपीआर को देते हैं तो उसका मतलब माना जाता है कि ये ज़्यादा रिसर्च हो रहा है, लेकिन इससे रिलेटेड कोई ऐसा रिसर्च नहीं किया गया है कि ये सही बात हो। फिर खुलापन, साझाकरण और ज्ञान तक पहुंचने को इस नीति दस्तावेज में अधिक महत्व नहीं दिया गया, यानी कि ओपननेस, खुलापन, साझाकरण, शेयरिंग और ज्ञान, एक्सेस ऑफ नॉलेज, इन सब चीज़ों को यहाँ पर ज़्यादा महत्व नहीं दिया गया है, ये इसकी कमी है। फिर इसके बाद आता है हमारा अगला टॉपिक। इसमें क्या कहा गया? इसमें कहा गया है नीति में सार्वजनिक वित्त पोषित अनुसंधान संस्थानों के शोधकर्ताओं को सभी शोध कार्यों को अनिवार्य रूप से बौद्धिक संपदा में परिवर्तित करने का सुझाव दिया गया है, हालांकि इसे आविष्कारक के विवेक पर छोड़ दिया गया है। पॉलिसी सजेस्ट्स रिसर्चर्स इन पब्लिक फंडेड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन टू मैंडेटरी कन्वर्ट ऑल रिसर्च इनटू आईपी, हाउएवर इट इज बेस्ट लेफ्ट एट द डिस्क्रिएशन ऑफ द इन्वेंटर। यह इन्वेंटर के ऊपर छोड़ दिया गया है कि वो इसे रजिस्टर्ड करवाना चाहता है या फिर नहीं करवाना चाहता। फिर इसके बाद आता है आपका अगला पॉइंट, उसमें कहा गया है आपका यहाँ पर सिविल ड्रॉइंग के बारे में बताया गया है, ठीक है ना। तो सबसे लास्ट है हमारा वो है रचनात्मकता, यानी कि क्रिएट एन एटमॉस्फेयर ऑफ क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। रचनात्मकता और नवाचार के परिवेश को के सृजन हेतु एक समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता है, ना कि केवल आईपीआर संरक्षण के लिए। देखिए, इनोवेशन के लिए और नवाचार के लिए, किस के लिए? क्रिएटिविटी और इनोवेशन के लिए एक समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता है, होलिस्टिक अप्रोच की यहाँ पर आवश्यकता है, ना कि केवल आईपीआर से। अगर आप केवल आईपीआर को बढ़ावा देते हैं तो उससे रचनात्मकता और नवाचार को प्रोत्साहन ज़्यादा नहीं मिलता है। इसके लिए आवश्यकता है आप एक समग्र दृष्टिकोण की यहाँ पर लेके चलें। तो ये हमारा जो टॉपिक था ना आईपीआर से रिलेटेड, यहाँ पर हमने समझा कि आईपीआर क्या होता है। इसके अंतर्गत जो 4 समझौते हैं जो बेपो के अंतर्गत आते हैं, जिसमें हमने नाइस, लोकार्नो, वियना और इंटरनेशनल पेटेंट क्लासिफिकेशन को देखा। फिर हमने देखा था यहाँ पे कि जो इंडिया में जो आईपीआर हैं वो क्या हैं, या फिर आईपीआर होते क्या हैं, जिसमें हमने पेटेंट, ट्रेडमार्क और जोग्राफिकल इंडिकेटर्स को देखा, जिसे हम जीआई बोलते हैं, कॉपीराइट को देखा, डिजाइन को देखा, ठीक है ना, और प्लांट से रिलेटेड जो किस्मों को संरक्षण दिया गया उसे देखा। उसके बाद हमने भारत में जो यहाँ पे आईपीआर से रिलेटेड जो लॉज हैं उन्हें देखा। इसी के साथ ये हमारा टॉपिक यहाँ पे कवर हुआ। जल्दी मिलेंगे आपसे अगले टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, जय हिंद।